पीसीटी सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, आपका 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आपकी कन्वर्ट कर देता है किसको, इनएक्टिव विटामिन डी को किस में, आपकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद आपका लिखा हुआ है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको पता होना चाहिए कि यार प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक केमिकल है और आपकी पूरी बॉडी में तकरीबन ये बनते हैं। आपकी पूरी बॉडी में क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है पैराक्राइन सिक्रीशन। पैराक्राइन सिक्रीशन, और मैंने आपको पिछले ही अभी लेक्चर में पढ़ाया था 2 लेक्चर पहले कि यार पैराक्राइन सिक्रीशन क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो फर्ज करो कि ये आपका क्या है, आफ्रेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है, दिस इज ग्लोमरुलस एंड दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल। और यहाँ पे क्या आता है आपका बोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ पे क्या आता है आपका बोमेन कैप्सूल होता है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल सेल्स होते हैं, जो आफ्रेंट आर्ट्रियोल के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं, जी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स। जो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो ये रेनिन भी बनाते हैं, रेनिन में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन जो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करते हैं, ये आपके जो आफ्रेंट आर्ट्रियोल होता है ना, जो आपका आफ्रेंट आर्ट्रियोल होता है उसको ये क्या कर देते हैं, उसको वेजो डायलेट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, उसको डायलेट कर देते हैं, मतलब जो आने का रास्ता है उसको ये ओपन कर देते हैं। अब होता क्या है, फर्ज करो कि मसला फिर कहाँ पे आता है, मसला ये आता है कि फर्ज करो आपने किसी मरीज को दिया एनसेड। ठीक है, आपने क्या दिया, मरीज को दिया एनसेड। एनसेड क्या होते हैं, एनसेड होते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर, इसमें कौन कौन सी आती है, आपकी एस्प्रिन आती है, नेप्रोक्सिन आती है, डिक्लोफेनिक आती है, इसके अलावा आपकी इंडोमेथासिन आती है। तो ये सारी ड्रग्स आपकी क्या है, एनसेड हैं। अब फर्ज करो आपने किसी बंदे को दी एनसेड और वो क्या है, किडनी का मरीज है, उसको उसमें क्या है, ऑलरेडी आपको जो वो है वो किडनी का मरीज है, मतलब कि उसमें किडनी फेलियर है या उसको कोई किडनी की डिजीज है। फर्ज करें उसको क्या है, उसकी किडनी फेल है। और जब किडनी फेल होगी तो जाहिर बात है उसकी पहले ही बेचारे की जीएफआर जो है वो बहुत कम होगी। उसकी जीएफआर क्या होगी, बहुत ही कम होगी। लेकिन आप ऊपर से थोड़े से उस्ताद बने और आपने क्या किया, आपने कमाल दिखाया, आपने उसको एनसेड दे दिया। एनसेड क्या करेंगे, एनसेड क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। एनसेड क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन को, कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे आफ्रेंट आर्ट्रियोल बना रहे थे ना, वो उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब जब आपने उसको एनसेड दिया, उसके प्रोस्टाग्लैंडिन जो थे, क्योंकि एनसेड का तो मैकेनिज्म ही ये है, एनसेड कैसे काम करते हैं, एनसेड आपके काम करते हैं कि आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उनको ये इनहिबिट कर देते हैं। तो एनसेड क्या करेंगे, जब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, अब जो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन वेजो डायलेशन करवा रहा था, जो बेचारा वेजो डायलेशन करा रहा था ताकि जीएफआर बढ़े, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको एनसेड दे दिए। जब एनसेड दिए तो उसके प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गए। जब इनहिबिट हो गए तो हमारे पास नो डायलेशन, जो आफ्रेंट आर्ट्रियोल है उसकी डायलेशन नहीं होगी, जो आपका आने का रास्ता है वो खुलेगा नहीं। वो क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इट विल बी, जो आफ्रेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब वो कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, आफ्रेंट क्या करता है, ब्लड को लेके आता है, ब्लड को अंदर लेके आता है। तो क्या होगा, इससे आपकी जो जीएफआर है वो कम हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि आपने कुलिया याद रख लेना है। अगर कोई भी आपके पास मरीज आ जाता है किडनी का, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी में मसला है, या मुझे ये कोई भी आपको ये कहता है कि यार मुझे ना किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, आपने एनसेड से दूर रहना है। आपने उसको एस्प्रिन नहीं देनी, आपने उसको नेप्रोक्सिन नहीं देना, आपने उसको इस तरह की ड्रग्स नहीं देनी। अगर आप दोगे तो आप क्या करोगे, आप उसके साथ जुल्म कमाओगे, आप उसकी क्या कर दोगे, जीएफआर कम कर दोगे, और बेचारे की जो थोड़ी बहुत किडनी काम कर रही थी वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये आपने बात याद रखनी है कि कभी भी किडनी के मरीज को आपने एनसेड नहीं देनी। जो किडनी के पेशेंट होते हैं इनमें एनसेड जो होती हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म आपको समझ आ गया कि जो आपके एंसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होता है तो आपका जो पहले डायलेशन हो रही थी, जो रास्ता थोड़ा बहुत खुला था वो भी बंद हो जाता है। तो क्या होता है, जीएफआर और कम हो जाती है। और जब जीएफआर कम होती है तो आपके फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपकी किडनी क्या हो जाती है, परमानेंटली फेल हो सकती है। तो इसलिए आपने ये बात हमेशा अपने पल्ले बांध रहे हैं कि जब भी कोई किडनी का मरीज होगा आपने उसको एनसेड नहीं देनी। ठीक है, आपने उसको एनसेड नहीं देनी। अगर आप उसकी एनसेड दोगे तो उसकी जीएफआर और ज्यादा कम हो जाएगी और उसकी जो किडनी का मसला है वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हम आगे चलते हैं और आगे है जी आपका आगे इसमें तकरीबन जो आपकी बुक ने बातें लिखी हुई है वो मैंने बता दी है, मैं आपको बुक से भी पढ़ा दूंगा अगर आप कहोगे तो। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है डोपामीन। डोपामीन क्या करता है,
अब डोपामीन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये डोपामीन, ये बाकी सारी तो आपने बातें पहले भी पढ़ी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको एंडो में भी पढ़ाई थी, मैंने सीवीएस में भी यही बातें बताई थी। लेकिन अब जो डोपामीन है, डोपामीन हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको जरा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला एमसीक्यू इसमें ये है कि जो डोपामीन है, डोपामीन सेक्रीट कहाँ से होता है? तो इट इज सेक्रेटेड बाय, जो डोपामीन है, डोपामीन इज सेक्रेटेड बाय पीसीटी सेल्स, पेरी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स। जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं? वो सेक्रीट करते हैं क्या? डोपामीन, हमारी किडनी में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये भी एक एमसीक्यूज है कि जो आपका डोपामीन होता है ये कहाँ से सेक्रीट होता है? इट इज सेक्रेटेड इन किडनी। वैसे तो डोपामीन आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं से ब्रेन से सेक्रीट हो रहा होता है, इसके अलावा आपकी उसके इंटेस्टाइन से सेक्रीट हो रहा होता है, लेकिन जो आपका डोपामिन किडनी में सिक्रीट होता है, किडनी में कौन बनाता है? हमारे पेरी सॉरी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स बनाते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ये सीवीएस में बात बताई थी कि यार जो डोपामिन होता है ना, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं D1 D2 D1 और D2 होते हैं। लेकिन इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस किस में होते हैं? आपके रीनल आर्टरी में होते हैं। ठीक है, रीनल आर्टरी में होती हैं। और किस में होते हैं? आपके इंटरलोबार आर्टरी, लोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी में होते हैं, सेगमेंटल आर्टरी में होते हैं। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि जब भी डोपामिन रिलीज होगा तो क्या होगा? जो रीनल आर्टरी और इंटरलोबार आर्टरी है, ये क्या हो जाएंगे? ये डायलेट कर जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये डायलेट करेंगे। जब ये दोनों क्या करेंगे? डायलेट करेंगे, तो क्या होगा? अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, अगेन हम वही डायग्राम बनाते हैं कि ये क्या है, आपका आफ्रेंट आर्ट्रियोल है। इसके अलावा ये क्या है? ग्लोमरुलस है। और ये क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब फर्ज करें कि हमने क्या किया, हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज हुआ। हमारी बॉडी में क्या हुआ? डोपामिन रिलीज हुआ। जब डोपामिन रिलीज होगा तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर होते हैं। जितना भी ब्लड आ रहा होता है इंटरलोबार आर्टरी से, रीनल आर्टरी से, तो उसमें जब उसके रिसेप्टर पे जाकर डोपामिन लगता है तो क्या होता है? वेजो डायलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफी स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि यार डोपामिन क्या करता है। तो ये उसमें बीआरएस में काफी अच्छा लिखा हुआ है कि जो डोपामीन होता है ना, जो डोपामीन होता है, ये क्या कराता है? वेजो डायलेशन कराता है। वेजो डायलेशन किसकी कराता है? रीनल आर्टरी की। किसकी? रीनल आर्टरी की, इंटरलोबार आर्टरी की, रीनल आर्टरी की, इंटरलोबार आर्टरी की, और एफरेंट। और जो आने का रास्ता है आफ्रंट और इफरेंट, आफ्रंट आफ्रंट इफरेंट और इंटरलोबार और रीनल आर्टरी, इन सब की क्या करा देता है? वेजो डायलेशन। अब जरा मुझे बताएं शाबाश, आपने मुझे आंसर करना है कि अगर मैं वेजो डायलेशन कर दूं, मतलब आने का रास्ता बहुत ज्यादा है, ब्लड खुला डुला आ रहा है, ठीक है, वो है ना कि खैर छोड़ो, उस वो और तरफ बात चली जाएगी। जब वेजो डायलेशन होगी, आप मुझे जरा आंसर करें, तो क्या मेरी जीएफआर ज्यादा होगी या कम होगी? क्या जीएफआर ज्यादा होगी या जीएफआर कम हो जाएगी? जीएफआर ज्यादा होगी या जीएफआर कम होगी अगर मैं वेजो डायलेशन करा दूं? तो कहा, जल्दी मुझे बताएं। इंटरलोबो इंटरलोब्यूलर लिखा हुआ है। ओके, इंटरलोब्यूलर, ये वैसे तलहा मैं आपको बता दूं, ये इंटरलोब्यूलर में भी होता है, इंटरलोबार में भी होता है, रीनल आर्टरी में भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं। डॉक्टर काशिफ हमें बता रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगी। जोहा, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। देखो, जब भी फर्ज करो कि ये एक आर्टरी है, ठीक है, अगर मैं इसको डायलेट कर दूंगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्लड आएगा, बहुत ज्यादा ब्लड आएगा। जो पहले कम ब्लड आ रहा था, ज्यादा ब्लड आ जाएगा। जब ज्यादा ब्लड आएगा तो क्या होगा? ज्यादा मेरी जीएफआर क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जब जीएफआर ज्यादा होगी तो क्या होगा? जब जीएफआर ज्यादा होगी तो क्या होगा? मतलब कि देखो, फर्ज करो कि मैंने इसको डायलेट कर दिया तो क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो, जो रीनल ब्लड फ्लो है, जो किडनी की तरफ ब्लड आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा? मेरी ऑफ कोर्स जीएफआर जो फिल्ट्रेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। जब फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? जब फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? जीएफआर ज्यादा। जब जीएफआर ज्यादा है तो जीएफआर से जितना भी मेरा बॉडी में वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। मतलब कि वो डॉक्टर काशिफ वाली बात आ गई है कि जो डोपामीन होता है ये क्या करता है, ये वाटर को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। कैसे करता है? कि ये वेजो डायलेशन करा देता है, आरबीएफ जो रीनल ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देता है। उससे क्या होता है? आपकी जो जीएफआर है वो ज्यादा हो जाती है। जब जीएफआर ज्यादा होती है तो क्या होता है? आपका जो वाटर की सेक्रीशन है, जो वाटर हमारी बॉडी बाहर निकाल रही है, उसको वो ज्यादा कर देता है। तो इस तरह आपका डोपामीन काम करता है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि जो डोपामीन के रिसेप्टर होते हैं, डोपामीन के ना दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। खैर अभी ये बीआरएस पे लिखा हुआ है कि D1 और D2। इसके जो D1 और D2 होते हैं ना, जो D1 रिसेप्टर होते हैं ना, ये इसके इसमें होते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, इंटरलोबार में, रीनल आर्टरी में। लेकिन जो D2 रिसेप्टर होते हैं ये इसके किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल में होते हैं।
ठीक है, तो इस तरह आपने इसको, लेकिन ये एक्स्ट्रा बात है, इसको आप चाहे ना भी याद करो, आपने ये याद रखना है, जब भी डोपामिन आएगा क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी, हमारा जो आरबीएफ है, रीनल ब्लड फ्लो, वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड टू किडनी ज्यादा होगा और हमारा जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है, इसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि अगर क्या हो, लो डोज हो, अगर आपकी क्या हो, लो डोज हो, मतलब कि डोपामिन की क्या हो, या डोपामिन थोड़ा सा रिलीज हो, अगर डोपामिन क्या हो, थोड़ा सा रिलीज हो, तो क्या होगा, ये डायलेट करता है, ये क्या करता है, डायलेट करता है किसको, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज को और एफरेंट एफरेंट इफरेंट को, ये क्या करता है, डायलेट करता है। लेकिन अगर इसकी डोज बहुत ज्यादा हो जाए, अगर इसकी डोज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये क्या कर देता है, ये उलट काम करना शुरू कर देता है, ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये एक इतनी कोई खास अहम बात नहीं है क्लिनिकली, बट आपने, आपकी चूंकि बुक पे लिखा हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है कि अगर डोपामिन कम मकदार में होगा तो ये क्या करेगा, डायलेट करेगा, हमारे जो आरबीएफ है, जो रीनल ब्लड फ्लो है, जो हमारी किडनी की तरफ ब्लड आ रहा है, उसको ज्यादा कर देगा। बट अगर इसकी डोज ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये हम कंस्ट्रिक्ट कर देगा किसको, हमारी रीनल वेसल्स को। तो ये बहुत आसान सी बातें हैं। और अब जरा मुझे बता दे कि यहाँ तक ये पूरा जो एक पैराग्राफ है 3-4 हार्मोन का, मुझे बताएं कि इसकी समझ आ गई है, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं रहेगी, फिर हम आगे चलें, जल्दी बताएं। क्या किया हमने, ये वाला सारा पढ़ लिया, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिफेरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, डोपामिन हमने सारा पढ़ लिया। अब आगे ये एक डायग्राम है, ये आपके सामने जो एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एक डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये हम एंड पे पढ़ते हैं, पहले हम बाकी टॉपिक जो है उसको कवर कर लें, उसके बाद हम इस डायग्राम को पढ़ते हैं। हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, पोटाशियम शिफ्ट। ये पोटाशियम शिफ्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पहले तो लिखे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आता होता है, और अगर फर्ज करें एमसीक्यूज अल्लाह ना करे, अगर आपको नहीं भी आता है एमसीक्यूज, लेकिन जब आप मेडिसिन पढ़ोगे ना, तो आपको ये जो पोटाशियम शिफ्ट है ये दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो आपने याद रखना है कि पोटाशियम शिफ्ट में क्या क्या मसले आते हैं। तो इसको मैं निमोनिक बताता हूँ। डॉक्टर जोहा कह रही है कि एक पॉइंट रह गया नेट यूरिसिस वाला, कि जो आपका डोपामीन होता है ये क्या करता है, नेट यूरिसिस को प्रमोट करता है। नेट यूरिसिस किसको कहते हैं, नेट यूरिसिस में लिख लें कि सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, यूरिन में जो सोडियम एक्सक्रीट होता है उसको हम कहते हैं नेट यूरिसिस। तो जाहिर बात है जब हमारा डोपामिन क्या करेगा, जब हमारा डोपामिन आएगा, डोपामिन क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा। क्या करेगा, वेजो डायलेशन। जब वेजो डायलेशन होगी तो क्या होगा, हमारी जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी, हमारी जीएफआर जो है वो इंक्रीज होगी। जब जीएफआर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा सोडियम किस तरफ जाएगा, हमारी किडनी की तरफ जाएगा। और जब ज्यादा से ज्यादा सोडियम फिल्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम जब फिल्टर होगा, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो डोपामिन होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ये क्या कॉज कराता है, नेट यूरिसिस कॉज कराता है। ठीक है, तो ये एक इसमें बात रह गई। और आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी करना है, वरना आपको मसला होगा आगे मेडिसिन में। इस टॉपिक का नाम है जी पोटाशियम शिफ्ट का मतलब क्या है। तो देखो, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, आपके जितने भी सेल हैं, मैंने आपको कई दफा ये बात बताई है, जितने भी आपकी बॉडी में सेल हैं, दे आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम। इनमें ना पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। जो आपके जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, दे आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम। अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि यार सेल क्या है, तो आपने कहना है एक पैकेट है, एक शॉपर है। एक क्या है, शॉपर है किसका, पोटाशियम का। सेल के अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बाहर उसके क्या होते हैं, बाहर उसके सोडियम बहुत ज्यादा होते हैं। अब अब हमने ये देखना है कि यार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखो जो पोटाशियम होता है ज्यादा सेल के अंदर होता है लेकिन बाहर भी होता है। जो सोडियम होता है ज्यादा बाहर होता है लेकिन अंदर भी सेल की थोड़ा बहुत होता है। अब हमने ये चीजें देखनी है कि यार कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो पोटाशियम बाहर है वो अंदर चला जाए, या फिर हम क्या ऐसे चीजें करें कि जो हमारा पोटाशियम अंदर है वो बाहर आ जाए। मतलब हमने ये चीजें पढ़नी है कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोटाशियम को ब्लड से सेल में डालते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोटाशियम को हमारे सेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने चीजें पढ़नी, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं मेडिसिन के हवाले से। तो खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लाइन लगा लेते हैं कि आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करेंगे, शिफ्ट इनटू सेल। अब इसमें एक बात समझाने वाली, मैं आपको समझा देता हूँ, शिफ्ट इनटू सेल कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पोटाशियम को अंदर डाल देंगे, सेल के अंदर ले जाएंगे, ब्लड से निकालेंगे, सेल के अंदर ले जाएंगे। फर्ज करो कि ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो पोटाशियम है वो आपके ब्लड से निकल के किस में आ जाए, आपके सेल में आ जाए। और दूसरी इधर बात ये समझने वाली है कि देखो, अगर मैं ब्लड से पोटाशियम को निकालूं और किस में डाल दूं, सेल के अंदर डाल दूं। अगर मैं ब्लड से
ब्लड से पोटाशियम निकालूं और किस में डाल दूं, सेल सेल के अंदर डाल दूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया। और ये मैंने आपको कई दफा समझाया है कि जब भी एंड पे ईमिया आ जाए ना, जब भी एंड पे क्या आ जाए, ईमिया आ जाए, ये वर्ड आ जाए ईमिया, तो इसका मतलब होता है ब्लड। जैसे होता है अनीमिया, एन का मतलब होता है नो, खत्म है, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड, मतलब ब्लड हमारा कम है, एनीमिया ब्लड की कमी है। और हाइपोकलीमिया का मतलब क्या है कि हमारा जो पोटाशियम है वो ब्लड में कम है। इसको यूरिन में नहीं ले जाना कि भाईजान यूरिन में पोटाशियम कम है, नहीं, ईमिया है एंड पे, मतलब कि हमारे ब्लड में पोटाशियम कम है। अब जब मैं जो हम फैक्टर पढ़ेंगे जो कि ब्लड से निकाल के पोटाशियम को कहाँ पे डाल देते हैं, हमारे सेल में डाल देते हैं, वो क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको आपने कैसे याद रखना है, इसका मैं आपको एक आसान सा निमोनिक बताता हूँ बाद में, पहले हम बुक वाला पढ़ते हैं। बुक वाला क्या है कि जब भी आपको क्या होगी, जब भी आपको क्या होगी, हाइपोओस्मोलैरिटी। हाइपोओस्मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, क्या होगा कि यार आपके जो ब्लड में जो आयंस है, जो सबसे मेजर आयन कौन सा होता है आपके ब्लड में, सोडियम होता है। तो फर्ज करो आपके ब्लड में सोडियम की कमी होगी, तो आपको क्या होगी, हाइपोओस्मोलैरिटी। हाइपोओस्मोलैरिटी। अगर आपके ब्लड में सोडियम की कमी होगी तो आपको क्या होगी, हाइपोओस्मोलैरिटी। और आपने याद रखना है, जब भी हाइपोओस्मोलैरिटी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया, ये मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब मैंने मेडिसिन पढ़ी थी, इसकी मेडिसिन ना काफी मुश्किल है, ये जो रीनल सिस्टम है ना, इसकी मेडिसिन थोड़ी सी मुश्किल है। तो आपने याद रखना है, जब भी हमें हाइपोस्मोलैरिटी होती है तो क्या होता है, हमारा सोडियम कम हो जाता है। जब भी सोडियम कम होता है तो जो पोटाशियम जो बाहर ब्लड के अंदर होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो सेल के अंदर चला जाता है, वो सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया, ब्लड में पोटाशियम की कमी हो जाती है। अब हम इन्हें इसमें देखना है कि हाइपोकलीमिया के अलावा और कौन सा फैक्टर है, तो आपने याद रखना है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस, अल्कलोसिस। अल्कलोसिस का मतलब क्या है कि आपकी जो पीएच है वो क्या है, बेसिक है, वो क्या है, बेसिक है। फर्ज करो कि आप में हाइड्रोजन की कमी हो गई है, आप में क्या हो गई है, हाइड्रोजन की कमी हो गई है, आप में क्या हो गई है, हाइड्रोजन की कमी हो गई है। जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। तो जब हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, जब हाइड्रोजन एसिडिक होंगे तो आपके ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो जब भी आपको अल्कलोसिस होगी, आपको क्या जाएगा, आपका जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर चला जाएगा। इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसका थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है, आपने मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना। मैं आपको जो निमोनिक बताऊंगा वो आपने सिर्फ वो निमोनिक याद कर लेना, आपका एमसीक्यू इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, और हमने एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने आपको ये बार बार बात पढ़ाई थी कि यार जब भी आपकी इंसुलिन आती है ना, जब भी आपकी क्या आती है, इंसुलिन आती है, तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। और क्या करती है, आपके जो पोटाशियम होता है, ये देखो इंसुलिन क्या करती है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, सोडियम पोटाशियम एटीपेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो फर्ज करो ये आपका सेल है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि क्या करता है, पोटाशियम को अंदर लेके जाता है लेकिन सोडियम को बाहर निकालता है। अब जब भी इंसुलिन आती है, इंसुलिन क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जब भी इंसुलिन आएगी, आपने याद रखना है, जब भी इंसुलिन आएगी तो हमें क्या होगा, हमें क्या होगा, हाइपोकलीमिया होगा। जब भी इंसुलिन हमारी बॉडी में ज्यादा होगी, जैसे कि इंसुलिनोमा, जब हमारे इंसुलिन का ट्यूमर होगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, हाइपोक्लीमिया होगा। हाइपोक्लीमिया होगा क्यों, क्योंकि जो इंसुलिन है ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती है। जब उसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा पोटाशियम अंदर चला जाता है, बट सोडियम क्या आता है, बाहर आ जाता है। और इसको हमने एंडोक्राइनोलॉजी में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, पता नहीं अब आपको याद है या नहीं, लेकिन अगर आपको भूल गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप एक दफा रिवाइज करोगे तो आपको इंशाल्लाह ये याद आ जाएगा। उसके अलावा जो इंसुलिन है, इंसुलिन और क्या करता है, ये डायरेक्टली भी एक्ट करता है और शिफ्ट कर देता है किसको, पोटाशियम को, शिफ्ट पोटाशियम कर देता है किसको, इनटू द सेल, इनटू द सेल। तो इंसुलिन दो काम करता है, एक तो हमारे सोडियम पोटाशियम एटीपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, दूसरा काम क्या करता है, हमारे शिफ्ट करता है किसको, पोटाशियम को इनटू द सेल, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया। उसके अलावा तीसरा है हमारे पास बीटा बी, मतलब कि हमारे पास जब बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स हम देते हैं, ऐसी ऐसी ड्रग देते हैं जो क्या क्या करती हैं, जो बीटा एक्टिविटी बढ़ा देती हैं, जिससे हमारी बीटा एक्टिविटी बढ़ती है। उससे क्या होता है, जब भी हम बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स देते हैं तो उससे क्या होता है, अगेन वही जो हमारा ट्रांसपोर्टर है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब उसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, हमें हाइपोकलीमिया हो जाता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपने लाजमी याद रखनी है, ये बातें नहीं भूलने वाली। अगर आप ये बातें भूलोगे तो आपको मेडिसिन की कख समझ नहीं आएगी। अब आप कहते हैं कि यार इतनी मुश्किल बातें हम कैसे याद रखें, तो मैं आपको कहता हूँ कि एक निमोनिक है बहुत आसान सा, वो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ।
वो निमोनिक क्या है? देखो, मैं अगर आपको कोई भी काम कहूँ ना, तो आप मोस्टली पाकिस्तानियों की वैसे आदत होती है नहीं कहने की, कि उन्होंने नहीं कहना, जो मर्जी उनको कह लो, उन्होंने कहना नहीं, हमने नहीं करना। तो यही हमारा निमोनिक है। वो कहते हैं कि नहीं भाईजान, नहीं भाईजान ये नहीं हो सकता, नहीं भाईजान ये नहीं हो सकता। तो यही निमोनिक है। देखो, आपने लिखना, आपने बुक पे लाजमी इसको लिख लेना है, नहीं, NHI, नहीं। और भाईजान का आपने बी लिख लेना। देखो, अगर आप गौर करें, तो जब आपका सोडियम क्या होगा, जब आपका सोडियम कम होगा, तो आपको क्या होगी? हाइपोस्मोलैरिटी। तो एन से आपने क्या याद रखना है? जब आपको हाइपोक्लीमिया कब होगा? जब आप कहते हैं नहीं, नहीं भाईजान। तो नहीं कैसे? नहीं से आपने याद रखना है सोडियम कम होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब कम होगा तो आपको क्या होगी? अल्कलोसिस होगी। जब आपको अल्कलोसिस होगी तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोकलीमिया। उसके अलावा जब आपकी इंसुलिन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब आई से आपने क्या याद रखना है? इंसुलिन। नहीं हो गया पूरा, अब आप भाईजान, भाईजान से आपने क्या याद रखना है? बीटा एड्रीनर्जिक। तो अब आई थिंक कि आपके लिए आसान हो गया है कि आप इसको रटा मारो, आपने सिर्फ मेरा एक निमोनिक अपनी बुक पे लिख लेना और इसको याद कर लेना है कि हमें हाइपोक्लीमिया कब कब होता है। तो जब आप कहते हो ना नहीं भाईजान, मैंने नहीं ये काम करना, तो आपको क्या हो जाता है? हाइपोक्लीमिया हो जाता है। कैसे? फर्ज करो एन से आपने कहना है सोडियम कम हो गया है, मतलब हाइपोस्मोलैरिटी है। जब हाइपोस्मोलैरिटी होती है तो क्या होता है? हमारे ब्लड में सोडियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोटाशियम है वो अंदर चला जाता है सेल के, तो हमें क्या हो जाता है? हमें हाइपोक्लीमिया हो जाता है। उसके अलावा जब हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, जब हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कमी होती है तो क्या होता है? अल्कलोसिस होता है। अल्कलोसिस की वजह से भी हाइपोक्लीमिया होता है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाता है, फर्ज करो एक बंदा है और उसको इंसुलिन जो सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं, उसका ट्यूमर है, तो उसका ट्यूमर होगा तो क्या होगा? इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब इंसुलिन ज्यादा पैदा होगी तो उसको क्या होगा? इंसुलिन ज्यादा होगी तो सोडियम जो पोटेशियम एटीपेज है उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। और जो इंसुलिन है ये वैसे डायरेक्टली भी एक्ट करता है और हमारे जो पोटाशियम होता है उसको सेल के अंदर डाल देता है। जब सेल के अंदर जाता है तो हमें क्या हो जाता है? हाइपोकलीमिया। हमारे ब्लड में कमी हो जाती है लेकिन सेल में हमारा पोटाशियम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ये बातें बहुत क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये फ्लूइड इम्बैलेंस, ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है इसका वहां पे जाके। तो इनशाला अगर आपको ये बेस आती होगी तो आगे आपके लिए काफी आसान होगा। लेकिन ये सारी बेसिक बातें हैं तो इसको आपने नहीं भूलना कि हमें हाइपोक्लीमिया कब होता है? जब आप कहते हो नहीं भाईजान। ठीक है, नहीं भाईजान से क्या होता है कि सोडियम कम, हाइड्रोजन कम, इंसुलिन ज्यादा, बीटा एडिनर्जी ज्यादा। तो जब ये बातें होंगी तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई हैं। आसान बातें हैं, इसमें कुछ बस रटा लगाना है आपने, बाकी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या करते हैं आपके पोटाशियम को निकालते हैं, आपके पोटाशियम को निकालते हैं और कहाँ पे डाल देते हैं? आपके ब्लड में डाल देते हैं। देखो, फर्ज करो कि आपका ये क्या है? ब्लड है, ब्लड वेसल है, और ये क्या है? आपका सेल है। तो अगर आप पोटाशियम को सेल से बाहर निकालोगे और किस में डालोगे? ब्लड वेसल में डालोगे, तो क्या होगा? आपको हाइपरकलीमिया, क्योंकि आपका जो पोटाशियम है वो सेल से निकल के बाहर किस में आ रहा है? वो आ रहा है सीधा आपके ब्लड में। तो आपको क्या आ जाएगा? हाइपर कलीमिया। आपको क्या आ जाएगा? हाइपर कलीमिया। अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि आपके पोटाशियम को निकालती हैं और सीधा डाल देती हैं आपके ब्लड में। अब वो बातें, उनको या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रटा मार लो, या फिर एक निमोनिक है, थोड़ा सा आपने हंसना नहीं है, एक निमोनिक है। आपको अक्सर लोगों को आपको सराइकी आती होगी, और सराइकी में जो महबूब होता है, जो हमें बड़ा पसंद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ढोला। उसको हम क्या कहते हैं? ढोला। पता है किसी को? आप में से काफी सराइकी भी होंगे तो आपको पता होगा, जो हमें बड़ा पसंद होता है बंदा, उसको हम ढोला कहते हैं। तो आपने यही निमोनिक याद रखना है, ढोला। ढोला, ढोले से आपने क्या याद रखना है? डी से आपने याद रखना है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस, डिजिटेलिस क्या है? डिजिटेलिस क्या है? एक ड्रग है। इसको हमने सीवीएस में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि यार जो डिजिटेलिस होता है, डिजिटेलिस क्या करता है? जो हमारा सोडियम पोटाशियम एटी, फर्ज करो कि आपका ये एक सेल है, ठीक है, आपका ये एक सेल है, इसमें एक पंप होता है। वो पंप क्या करता है? पोटाशियम को अंदर लेके आता है और सोडियम को बाहर लेके जाता है। सोडियम को बाहर लेके जाता है और पोटाशियम को अंदर लेके जाता है। लेकिन जब हम डाइजॉक्सिन देंगे तो आपका ये वाला जो पंप है ये ब्लॉक हो जाएगा। जब ये ब्लॉक होगा तो जो आपका पोटाशियम पहले अंदर आ रहा था वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, वो अंदर ही नहीं आएगा। जब वो अंदर नहीं आएगा तो आपके ब्लड में क्या आ जाएगा? पोटाशियम ज्यादा हो जाएगा। जब पोटाशियम ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा? हाइपर कलीमिया। आपको क्या आ जाएगा? हाइपर कलीमिया हो जाएगा। सिर्फ ये बात आपने समझनी है। उसके अलावा आपने ओ से क्या याद रखना है? आपने ओ से क्या याद रखना है? हाइपर, हाइपर ओ। ओ से आप ओ को बढ़ा करके लिख लेना ताकि हमारे निमोनिक में फिट हो जाए। हाइपर ओस्मो ओस्मोलैलिटी, हाइपर ओस्मोलैलिटी। तो हाइपर ओस्मोलैलिटी का मतलब क्या है कि आपका जब भी ब्लड में सोडियम ज्यादा होगा,
जब भी ब्लड में सोडियम ज्यादा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरकलीमिया। तो ये सीधी सी बात है, जब हाइपरऑस्मोलैरिटी तो हाइपरकलीमिया, जब हाइपोस्मोलैरिटी तो हाइपोकलीमिया। इसको आपने इस तरह याद रखना है। देखो ये रट्टे वाली सारी बातें थी, लेकिन मैंने आपको निमोनिक इसलिए बताया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी आता होता है और ये मेडिसिन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा आपने याद रखना है एल से अब क्या है, एल से होता है लाइसिस ऑफ सेल्स। अब लाइसिस ऑफ सेल्स क्या होता है, आप में से बहुत बंदे क्या होंगे, जिमर्स होंगे। वो क्या करते हैं, जिम जाते हैं, वो बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपने मसल्स को तोड़ते हैं। तो जब मसल हमारा टूटता है, हम बहुत जोर से एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो टूटते हैं, तो इसको हम कहते हैं रैप्डो, इसको हम क्या कहते हैं, रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस मतलब कि हमारे जो स्केलेटल मसल है वो टूटते हैं। जब हमारे स्केलेटल मसल टूटते हैं, तो अभी अभी तो मैंने आपको ये बात बताई है कि आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, दे आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम, दे आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम। ये एमसीक्यूज है, ये उसका यू वर्ड का एमसीक्यूज है ये वाला जो मैं अभी बताने लगा हूँ, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हाइपरकलीमिया क्यों हो जाता है। ये वैसे ना उसमें एंडोक्राइनोलॉजी में ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके सेल होते हैं ना, दे आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे मसल के सेल्स होते हैं वो टूटते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। जब हमारी रैप्डोमायोलाइसिस होती है तो क्या होता है, जो आपका पोटाशियम सेल के अंदर था वो कहाँ पे रिलीज हो जाता है, आपके सेल के अंदर, सॉरी सेल के बाहर रिलीज हो जाता है, मतलब कि आपके ब्लड में रिलीज हो जाता है, और आपको क्या हो जाता है, हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया। तो ढोला के जो एल है उससे आपने क्या याद रखना है, लाइसिस ऑफ सेल्स। कि जब सेल्स टूटते हैं, और सेल्स क्या है, दे आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम, तो इस वजह से जब सेल टूटता है तो हमें क्या हो जाता है, हाइपरकलीमिया। ठीक है, हाइपरकलीमिया। उसके अलावा आपने याद रखना है, उसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि यार जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो आपके क्या हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हम फार्मा में पढ़ेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स की कौन कौन सी ड्रग्स हैं। लेकिन जब भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो बीटा ब्लॉकर से क्या होता है, आपको हाइपरकलीमिया, आपको क्या होता है, हाइपरकलीमिया होता है। उसके अलावा एक और आपने बात याद रखनी है, जब भी आपको क्या होगा, ब्लड शुगर ज्यादा होगी, मतलब कि आप डायबिटीज के मरीज हैं, अल्लाह ना करे आप डायबिटीज के मरीज बने, लेकिन कोई भी बंदा डायबिटीज का मरीज है, तो उसमें क्या होगा, जब उसमें डायबिटीज का मरीज है तो जाहिर बात है वो डायबिटीज के मरीज में क्या होगी, इंसुलिन कम होगी, उसमें क्या होगी, इंसुलिन कम होगी। जब उसमें इंसुलिन कम होगी तो क्या होगा, जब उसमें इंसुलिन कम होगी तो अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारा इंसुलिन है, ये देखें यहाँ पे, ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ये हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेज को क्या कर देता है, ज्यादा करता है। तो जब इंसुलिन की कमी होगी तो हमें क्या आ जाएगा, हाइपरकलीमिया। अगर इंसुलिन ज्यादा है तो हाइपो, अगर इंसुलिन कम है तो हमें हाइपरकलीमिया होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये इंसुलिन वाला एमसीक्यूज आ चुका है आपके एफसीपीएस पार्ट 1 में, और ये मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया था अगर आपको याद हो, एंडोक्राइनोलॉजी में। उसके बाद एक और है, और वो ये है कि आपका जो सक्सीनाइल को, सॉरी, सक्सीनाइल कोलीन, आपने एक लफ्ज सुना होगा, एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन का एक छोटा भाई है कौन, सक्सीनाइल कोलीन। ये हम फार्मा में इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि फर्ज करो कि आपकी ये क्या है, एक न्यूरॉन है, और ये क्या है उसका, ये दूसरी न्यूरॉन है, और इसके दरमियान क्या होता है, साइनेप्स होता है। इनके दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। अब जो सक्सीनाइल कोलीन है इसको हम फार्मा में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपने इसको इतना याद रखना है कि जो सक्सीनाइल कोलीन होता है ना, ये कब जो सक्सीनाइल कोलीन होता है ये कब हमारे पास आता है। देखो, फर्ज करो कि ऊपर से हमारे पास क्या आती है, ऊपर से हमारे पास नर्व इंपल्स आती है। जब नर्व इंपल्स आती है ना तो क्या होता है, हमारे सोडियम अंदर जाते हैं, हमारे सोडियम क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा जो हमारा पोटाशियम है वो बाहर आता है। इस वजह से हमें एक्शन पोटेंशियल होता है। लेकिन जब सक्सीनाइल कोलीन आता है, जब सक्सीनाइल कोलीन आता है तो ये क्या करता है, ये वाली जो एक्टिविटी है सोडियम के अंदर जाने की और पोटाशियम के बाहर आने की, इसको इंक्रीज कर देता है। जब भी सक्सीनाइल कोलीन इंक्रीज होगा, जब भी सक्सीनाइल कोलीन इंक्रीज होगा, आपको हाइपरकलीमिया होगा। और ये हम पढ़ेंगे फार्मा में, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपने इतनी बात याद रखनी है, ये जो सक्सीनाइल कोलीन होता है ये कहाँ पे काम करता है, ये हमारे साइनेप्स के लेवल पे काम करता है, और इसके वहां पे रिसेप्टर होते हैं। तो जब सक्सीनाइल कोलीन ज्यादा आता है तो क्या होता है, जब सक्सीनाइल कोलीन ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपके जो पोटाशियम है वो बाहर निकलता है, पोटाशियम आपका क्या निकलता है, बाहर निकलता है। जब पोटाशियम बाहर निकलता है तो आपको हाइपरकलीमिया, आपको क्या हो जाता है, हाइपरकलीमिया हो जाता है, सक्सीनाइल कोलीन। अब सक्सीनाइल कोलीन आपका ज्यादा कब कब होता है, तो आपने याद रखना है, जब फर्ज करो कोई बंदा है उसको बर्न होता है, जब उसको कोई हिस्सा उसका जल जाता है, या फिर उसको क्या होता है, मसल ट्रॉमा। ठीक है, उसको क्या होता है, मसल ट्रॉमा होता है। तो इन दोनों में क्या आता है, सक्सीनाइल कोलीन उसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बात ये इतनी अहम नहीं है, बात ये अहम है कि एक तो आपने जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ये बातें आपने कभी भी नहीं भूलनी। एक तो ढोला नहीं भूलना, एक मिनट,
एक तो ये जो डोला है इसको नहीं आपने भूलना कि जब भी डोला का लफ्ज आ जाएगा मतलब कि आपका आप पेशेंट को डिजिटलिस दे रहे हो, आप पेशेंट को हाइपर ऑस्मोल आपका पेशेंट हाइपर ऑस्मोलैलिटी में है, या आपका जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा है, या उसके सेल्स टूट रहे हैं, तो या फिर उस वो क्या है बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है, या फिर उसमें क्या है सक्सिनल कोएंजाइम है। तो आपने याद रखना है इन सब में उसको क्या होगा, इस इन सब में उनको उसको हाइपर कलीमिया, उसके ब्लड में क्या हो जाएगा, पोटाशियम ज्यादा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था और ये आपको याद होना चाहिए जुबानी, अगर आपने मेडिसिन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल था इसलिए हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। जरा मुझे बता दें कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है या कोई